वाटर लॉस, कितने टाइप्स का वाटर लॉस होता है? तो पहला टाइप है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, दूसरा टाइप है लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन और तीसरा टाइप है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। ये तीन टाइप से पानी अपना लॉस होता है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तीन टाइप से अपने पानी का ट्रांसपिरेशन होता है। ट्रांसपिरेशन मींस वाटर लॉस होता है, ठीक है, ट्रांसपिरेशन मींस क्या होता है? वाटर लॉस, ये बात ध्यान रखना। तो देखो सबसे पहले तो ये समझ लो कि हम लोगों ने गाइस देखा था कि अपना जो प्लांट सेल है कुछ इस तरीके से, रूट हेयर में हमने देखा था प्लांट सेल, और इनके पास प्लांट सेल में यहाँ पे कैसे, यहाँ पे देखो ऐसा आपने देखा था कि यहाँ पे एपिडर्मल सेल था, ठीक है। तो इस एपिडर्मल सेल के पास ना गाइस एक जिलेटिनियस, एक वैक्सी टाइप की एक सेल की लेयर होती है, मेम्ब्रेन भी जिसे आप कह सकते हो, वैक्सी टाइप की। यहाँ पे इसकी जस्ट ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, इसके ऊपर जस्ट एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम क्यूटिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम क्यूटिकल कहते हैं, क्यूटिकल, ठीक है। तो ये क्यूटिकल के थ्रू जो पानी का लॉस होता है, क्यूटिकल के थ्रू जो भी पानी का लॉस होता है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यूटिकल्स के थ्रू जो पानी का लॉस होता है इसे हम कहते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। और ये ओनली एंड ओनली डे के टाइम पे ही होता है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ थ्रू आउट डे, दिन में ही ऐसा क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन होता है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट बता दूं कि जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इन थ्रू दी क्यूटिकल्स के थ्रू जो भी पानी का लॉस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है थिकनेस ऑफ क्यूटिकल को। यानी कि अगर क्यूटिकल की थिकनेस बहुत ज्यादा है, वो मेम्ब्रेन जो जिलेटिनियस मेम्ब्रेन है उसकी थिकनेस ज्यादा है, तो पानी कम एब्जॉर्ब होगा, समझा, मतलब पानी कम ट्रांसपिरेट होगा, यानी बाहर कम निकलेगा। और अगर थिकनेस बहुत कम है, पतली वॉल है, तो पानी ज्यादा बाहर चला जाएगा, समझा अच्छे से। तो यही इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और इसमें से जो वाटर लॉस होता है वो टोटल पानी जो वाटर अपना एब्जॉर्ब करता है रूट, उसका 8 to 10% जितना टोटल, मतलब 95% देखो अपना ट्रांसपिरेशन हो रहा था, 95% ट्रांसपिरेशन का 8 to 10%, इस 95 ट्रांसपिरेशन का 8 to 10% जो पानी जाता है वो सिर्फ और सिर्फ क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन के थ्रू चला जाता है। चलो अगला आते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। तो अभी लेंटिकुलर में क्या होता है ये समझते हैं। तो पहले लेंटिकल्स क्या होते हैं ये थोड़ा सा गाइस जान लेते हैं, भाई लेंटिकल्स क्या है इसके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो अपने लेंटिकल्स से पहले ये समझ लो, जो लेंटिकल्स होते हैं ये नॉर्मली मतलब एक रेज्ड स्ट्रक्चर है और पोर्स इनमें होते हैं। पोर्स मतलब देखो, पोर्स मतलब क्या होता है? होल, होल, ठीक है, ये पोर्स मतलब होल होता है। देखो यहाँ पे छोटे छोटे देखो पोर्स है, देखो ये होल है, देखो ये एक होल बन गया, यहाँ पे जो खाली जगह दिख रही है ना ये छोटे छोटे होल है, ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे पोर्स होते हैं। तो ये पोर्स यहाँ पे क्या होता है, और लूजली यहाँ पे सेल जो होते हैं लूजली बाउंडेड होते हैं इसमें प्लांट्स के अंदर। तो इन लूजली बाउंडेड कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स को हम लेंटिकल्स कहते हैं। और उनके उन लूजली बाउंडेड सेल्स के बीच में जो छोटी छोटी खाली जगह होती है उसे हम लेंटिकल पोर मींस होल होता है ये कहते हैं। तो इन्हीं के थ्रू जो पानी एब्जॉर्ब होके और जो पानी फिर बाहर निकल जाता है तो उसे हम लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। मतलब लेंटिकल सेल के वजह से जो भी अपना पानी का लॉस होगा तो उसे हम लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। यानी कि द वाटर लॉस्ट ड्यू टू लेंटिकुलर सेल्स इज नथिंग बट लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। और इसमें नॉर्मली क्या होता है 0.1 से 1% तक पानी लॉस होता है टोटल 95% का, मतलब 95% में का 0.1 से 1%, मतलब बहुत कम है ये, ठीक है, याद रखना। सबसे ज्यादा गाय जाता है स्टोमेटा में, बिकॉज स्टोमेटा डायरेक्टली लीव्स में होता है, लीव्स में। बाकी ये जो लेंटिकल्स है, क्यूटिकल्स है, ये तो प्लांट सेल के रूट वगैरह में होते हैं, स्टेम में होते हैं ऐसे। बट व्हाट अबाउट स्टोमेटा? स्टोमेटा तो भाई लीव्स में प्रेजेंट होता है, ये बात सुन लो पहले अच्छे से, ठीक है। ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं जाने चलेगा बट जितना बता रहा हूं उतना याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा नॉर्मली लीव्स में होता है और इसके थ्रू 90 से 93% पानी, 90 से 93% जो मतलब पानी है ये लॉस होता है ओनली ड्यू टू स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो जो लीव्स होती है ना गाइस, लीव्स, स्टोमेटा की यहाँ पे लीव्स है, जो ये लीव्स में ही स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो कुछ स्टोमेटा क्या होता है कि लीव्स के ऊपर वाले पार्ट्स में होता है, कुछ स्टोमेटा अब यहाँ पे बता नहीं पाऊंगा, आप इमेजिन करो लीव्स के दो साइड होते हैं, तो नीचे वाला साइड हो गया, एक ऊपर वाला साइड, और एक खुद लीव्स का सरफेस हो गया। तो कुछ ऐसा होता है यहाँ पे स्टोमेटा, तो एक नीचे साइड हो गया, एक ऊपर और एक खुद सरफेस में होता है, ठीक है। ऐसा आपको याद रखना अच्छे से, ठीक है। तो इसी बेसिस पे यहाँ पे लीव्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है। पहला है एपिस्टोमिक लीव्स, एपी मींस अबव, ऊपर, स्टोमेटिक मतलब एक ऐसी लीव जिसके ऊपर स्टोमेटा ऊपर हो, इसे हम एपिस्टोमेटिक लीव्स कहा करते हैं। हाइपोस्टोमेटिक लीव्स, हाइपो मींस बिलो, नीचे, हाइपो मींस क्या होता है बिलो होता है, स्टोमेटिक मींस स्टोमेटा,
एक ऐसी लीफ जिसमें जो स्टोमेटा हो वो नीचे की डायरेक्शन में हो, उसे हम हाइपोस्टोमेटिक लीव्स कहते हैं। ठीक है, फिर ऐसे ही है अपना एम्फीस्टोमेटिक लीव्स। एम्फी मींस दोनों, जैसे कि एम्फीबियंस आपने नाम सुना होगा, तो एम्फी मींस दोनों होता है, ऊपर नीचे हर जगह बीच में रहेगा। तो एम्फीस्टोमेटिक मतलब एक ऐसी लीफ जिसमें स्टोमेटा मिडल में होता है, यानी कि सरफेस में, ऑन दी सरफेस लीव्स में। ठीक है, तो यानी कि स्टोमेटा बहुत ज्यादा लीव्स में प्रेजेंट है, नीचे ऊपर बीच में हर जगह प्रेजेंट है। और स्टोमेटा से ही पानी क्या होता है, बाहर निकलता है, क्योंकि स्टोमेटा एक छोटा सा होल होता है, होल, ऐसा होल, अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये होल के बारे में। ठीक है, तो एक छोटा सा होल होता है जिसके थ्रू पानी अपना बाहर इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, और वो भी तीन तीन टाइप के यहाँ पे स्टोमेटा है, तीनों जगह स्टोमेटा है, तो और ज्यादा पानी निकलेगा। तो टोटल 90 to 93% वाटर का जो भी मतलब यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है वो टोटल ट्रांसपिरेशन का, तो वो स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। ओके गाइस, ये बात ध्यान रखना। चलो गाइस, अभी हम क्यों ना जान लें इस स्टोमेटा के बारे में डीप नॉलेज, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटल apparatus। एग्जैक्टली भाई मतलब स्टोमेटा के बारे में अभी हम समझ लेते हैं। ओके, तो देखो मतलब लीव्स, एक बात तो याद रखो, स्टोमेटा लीव्स के अंदर होता है, इस बात को एकदम अपने दिमाग में बिठा के रखना। ठीक है, चलो अभी हम इसके बारे में समझेंगे स्टोमेटा के बारे में बहुत ही अच्छे से। ठीक है, तो पहले सुन लो स्टोमेटा एग्जैक्टली है क्या। स्टोमेटा गाइस इज जस्ट माइन्यूट, माइन्यूट मीन छोटा, बहुत ही स्मॉल, माइन्यूट मींस क्या होता है, स्मॉल होता है। ठीक है, स्मॉल, और एक एलिप्टिकल पोर्स होता है। एलिप्टिकल पोर्स यानी कि कुछ, देखो ये अपना सर्कल हो गया, ठीक है, और एलिप्स ऐसे कुछ होता है, एलिप्स। ठीक है, तो इसी तरीके का एक होल, ऐसा एलिप्टिकल होल, समझ रहे हो ना, मतलब ऐसा कुछ एक होल। ठीक है, आपने ऐसा देखा भी होगा यार, मे बी ऐसा देखे कहां रहोगे। ठीक है, तो ये एलिप्टिकल एक ऐसा होल है, ठीक है, ऐसा कुछ। ओके, तो ये एक एलिप्टिकल पोर्स है और जो कि बाउंडेड होता है। अब इसके अगल बगल एक कवरिंग होती है। ठीक है, ऐसी एक कवरिंग होती है इसके अगल बगल, ऐसी एक कवरिंग होती है। ठीक है, ऐसी एक कवरिंग होती है इसके अगल बगल। ठीक है, ये कवरिंग बाउंडेड बाय गार्ड सेल, जिसे हम गार्ड सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे हम गार्ड सेल। ठीक है, ये गार्ड सेल के थ्रू यहाँ पे कवरिंग होती है, और जो ये अंदर है इसे हम कहते हैं स्टोमेटा, जो कि एक ऐसा एलिप्टिकल, और यहाँ पे एलिप्टिकल एक ओपनिंग है, एलिप्टिकल ओपनिंग। ठीक है, और इसको कौन गार्ड करता है, इसको सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करता है, इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ये गार्ड सेल। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी, कुछ इस तरीके से होते हैं, ये बात आपको समझी होगी। जो गार्ड सेल होते हैं ना, ये जस्ट एपिडर्मल टिश्यू से बनते हैं, जैसे कि अपना प्लांट सेल जिनसे बनता है। ठीक है, एपिडर्मल टिश्यू, और ये एपिडर्मल टिश्यू जो नॉर्मली पैरेन्काइमेटस टिश्यू से क्रिएट होता है। आपने सुना भी होगा पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, ये सब पता होगा ना आपको, 9th में पढ़ा यार इनके बारे में हमने। और नहीं पढ़ा तो जाओ यार 9th के बायोलॉजी वाले पार्ट देख लो, वहाँ पे प्लांट्स का बहुत अच्छा बता के रखा है, टिश्यूज वाले में। ठीक है, सेल एंड टिश्यू वाले में आप जाके एक बार देखना, 9th की बुक बहुत अच्छी बुक है वो। ठीक है, टिश्यू के बारे में आप वहां पे पढ़ लोगे, ज्यादा अच्छी समझ जाएगा। कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पैरेन्काइमा, इन टिश्यूज से अपना ये गार्ड सेल क्रिएट होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से, मतलब एपिडर्मल जो सेल है वो पैरेन्काइमेटस टिश्यू से यहाँ पे क्रिएट होती है। ओके, और स्टोमेटा क्या है, किसने पूछा, क्या बताओगे। स्टोमेटा जस्ट एक माइन्यूट ओपनिंग होती है, और जिसको गार्ड करते हैं अपने गार्ड सेल, जो कि खुद किडनी शेप के होते हैं। किडनी आपको पता ना किडनी कैसे होती है, कुछ इस तरीके से किडनी होती है, ऐसे बन जा भाई, ऐसे। ठीक है, कुछ इस तरीके से किडनी होती है, अरे क्या बना दिया मैंने। ओके, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो किडनी है, तो ऐसे यहाँ पे किडनी इस तरीके से कुछ होती है। ओके, और यहाँ पे अपना, यहाँ पे देखो एड्रिनल ग्लैंड होता है। फिर आपको पता है ना यहाँ पे सारी चीजें, ये अपना यहाँ पे भाई ये क्या है, जहाँ पे अपना पानी भरा होता है, पानी मतलब समझ रहे हो ना अभी। ठीक है, ये भी बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये यूरेटर है, यूरेटर जो भी अपना यहाँ पे ये, और यहाँ पे ये यूरेटर्स है, और ये किडनी है, और ये अपना एड्रिनल ग्लैंड है। तो इस तरीके से यहाँ पे सारी चीजें प्रेजेंट होती है। तो ये किडनी का शेप है। ठीक है, तो ऐसे ही किडनी शेप, डंबल शेप में अपना गार्ड सेल भी होता है। चलो देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो देखो ये जो यहाँ पे व्हाइट व्हाइट आपको दिख रहा है, व्हाइट व्हाइट, ठीक है, ये व्हाइट व्हाइट जो ओपनिंग दिख रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं, यही है अपना स्टोमेटा। क्या होता है स्टोमेटा, देखो यहाँ पे स्टोमेटा पोर, स्टोमा पोर जिसे आप कह सकते हो, होल यानी कि एक गड्ढा। ठीक है, जहां से अपना पानी बाहर निकलता है। ठीक है, लीव्स के अंदर पत्तियों में होता है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। तो ये क्या है, अपना पोर है। ठीक है, इसके अगल बगल देख लो ग्रीन ग्रीन जो है, इसे ही हम गार्ड सेल कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, गार्ड सेल, जो कि किडनी शेप में आप देख सकते हो, ऐसा कुछ। ठीक है, किडनी शेप में है। ओके, ऐसा कुछ किडनी शेप में। ओके, फिर से यार ये दूसरी वाली किडनी, आज भी मैं 12वीं में भी ऐसी उल्टा बनाता था, और आज भी ऐसी। चलो ये ऐसी किडनी होती है। ठीक है, तो ये गार्ड सेल ऐसे हो गया। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से याद रखना है। ओके, और जो ये रेड रेड है, ये क्या होता है, अब देखो आपको इमेजिन करना है, पहले कौन आया, पहले अपना यहाँ पे जो ये है, ठीक है, ये वाला पार्ट, यानी कि इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम गार्ड सेल कहते हैं। गार्ड सेल के अगल बगल, गार्ड सेल के अगल बगल जो ग्रीन वाला पार्ट है, ग्रीन वाला पार्ट अपना हो गया यहाँ पे देखो गार्ड सेल। ठीक है, मतलब स्टोमेटा के अगल बगल ग्रीन वाला पार्ट जो है गार्ड सेल, और गार्ड सेल के अगल बगल रेड वाला पार्ट सब्सिडरी सेल है।
ये सभी क्या होते हैं अभी हम जानेंगे, बट इतना याद रखो पहले, ठीक है। मतलब सबसे पहले अपना वो होल जिसे हम पोर कहते हैं, जिसे स्टोमाटा या फिर स्टोमा पोर भी कह सकते हो। इसी स्टोमा पोर को गार्ड सेल कवर करता है और इस गार्ड सेल को कवर करता है सब्सिडरी सेल, ठीक है। और बाकी तो फिर वो इनर थिक वॉल है, जो कि अपना देखो यहाँ पे एक इनर थिक वॉल है, देखो ना यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखो ये ब्लैक जो ये ब्लैक है ना, देखो अभी देखो ये तो अपना हो गया गार्ड सेल, फिर यहाँ पे देखो ये इनर थिक वॉल हो गई, और जो ये व्हाइट है ये स्टोमेटल पोर हो गया। तो ये गार्ड सेल कौन सा, येलो वाला है। फिर आपको गाइस दिख रहा होगा येलो वाले में एक छोटे ग्रीन यहाँ पे पॉइंट्स है, इन्हें हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट आपको पता है ना, इसके बारे में और अच्छे सीखोगे जब आप रेस्पिरेशन पढ़ोगे प्लांट्स में। रेस्पिरेशन, ये क्लोरोप्लास्ट बहुत हेल्प करते हैं किसमें, एनर्जी बनाने में, ठीक है। तो ये क्लोरोप्लास्ट के बारे में आप पढ़ोगे, यही यहाँ पे गार्ड सेल में प्रेजेंट होता है लीव्स में, और ये फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो देखो ये है अपना ओपन स्टोमेटा, ये है अपना क्लोज स्टोमेटा। तो कभी भी एक चीज याद रखना गाइज, जो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा होती है ना, ये ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा हमेशा डे टाइम में होती है। डे टाइम में ऐसा क्यों होता है अभी समझेंगे, और ये नाइट टाइम में अपना स्टोमेटा बंद हो जाता है, बंद रहता है, ठीक है। इसे खोल नहीं सकते हो आप लोग, दिन में खुला रहेगा, रात में बंद रहता है। ओके, ये बात आपको समझ के रखनी है। ओके, तो ऐसा क्यों होता है ये हम जानेंगे, ठीक है। तो चलो फिर यहाँ पे और अलग अलग स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, ऐसे टाइप्स ऑफ गार्ड सेल। देखो यहाँ पे जो ये ब्लैक है, ये अपना होगा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। जो यहाँ पे होल है इसे आप कह सकते हो स्टोमेटल अपर्चर यानी होल होता है, ऐसी पोर मतलब भी होल होता है। फिर ऐसे गार्ड सेल भी आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो यहाँ पे ये गार्ड सेल है। ओके, तो इस तरीके से गार्ड सेल बन गया, देखो ये बगल में ऐसे कोई भी टाइप के आने दो, गार्ड सेल वैसे रहेंगे। फिर ऐसे देखो सब्सिडरी सेल हो गया, इधर भी, तो इधर भी सब्सिडरी सेल है। फिर ये एपिडर्मल सेल है, तो देखो यहाँ भी और यहाँ भी एपिडर्मल सेल है। कैसा भी स्ट्रक्चर बनने दो, गार्ड सेल अपना लीव्स के अंदर ऐसा ही रहेगा। और एग्जाम में आपको बनाना है, एग्जाम में आपको कुछ ये वाला स्ट्रक्चर बना के आना है गाइस, ये वाला स्ट्रक्चर आपको बनाना है, स्ट्रक्चर ऑफ गार्ड सेल। मतलब ये बोला तो स्ट्रक्चर ऑफ गार्ड सेल ये बनाओ, चाहे ये बनाओ। अगर बोला कि ओपन गार्ड से ओपन स्टोमेटा और क्लोज स्टोमेटा दोनों का बनाओ, तो आपको ओपन ये क्लोज ये बनाना है। बट अगर बोला कि ओनली गार्ड सेल का स्ट्रक्चर बनाओ, तो आपको ये बना के आना है, ठीक है। चलो अब हम जान लेते हैं सारे सेल्स का मीनिंग। तो पहला जानते हैं गार्ड सेल क्या करता है। तो गार्ड सेल पहली बात तो ये है कि भाई ये लिविंग और न्यूक्लिएटेड सेल होता है, और थिक वॉल होता है। आपने देखा ना कैसे कितना ग्रीन यहाँ पे देखो बना हुआ है, ग्रीन एकदम पूरा थिकनेस है, ज्यादा थिकनेस है यहाँ पे, ठीक है। ये बात है। इनर वॉल जो होती है, इनर वॉल वो फेस करती है स्टोमेटल पोर को। आप देख लो ना यहाँ पे जो गार्ड सेल की इनर वॉल है, देखो ये येलो गार्ड सेल है, और इसकी जो इनर वॉल है ये सीधा किससे कनेक्टेड है, स्टोमेटल पोर से कनेक्टेड है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, जो कि इनइलास्टिक यानी कि इलास्टिक नहीं होते, फिक्स रहती इनकी पोजीशन। ये अपना क्लोरोफिल, जिसे आप क्लोरोप्लास्ट भी कह सकते हो, तो ये कंटेन करता है, और इसी के थ्रू हमारा फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। ये बात को समझ रखना। तो गार्ड सेल आपको समझ गया, गार्ड सेल क्या करता है। पहली बात तो भाई ये क्लोरोप्लास्ट रखता है अपने पास, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। दूसरी बात ये है कि ये सीधा स्टोमेटल पोर को, स्टोमेटा जो होता है उसे कंसिस्ट करता है, कंबाइन करता है अपने अगल बगल, उसके अंदर रखता है अपने स्टोमेटा को। फिर उसके बाद ये फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है, ठीक है, ये बात याद रखना आपको। फिर उसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि ये एक न्यूक्लिएटेड और लिविंग सेल है, न्यूक्लिएटेड और लिविंग सेल होता है, जो कि इनइलास्टिक भी है, ठीक है, इनइलास्टिक भी आप लिख सकते हो। तो ये हो गई गार्ड सेल की बातें। नाउ व्हाट अबाउट स्टोमेटा, स्टोमा या स्टोमेटा कह सकते हो। तो ये एक टाइप की इलिप्टिकल पोर यानी होल होता है, आपने देखा भी है, और जिसको गार्ड सेल कवर करता है। फिर व्हाट अबाउट एक्सेसरी सेल, एक्सेसरी सेल यानी कि सब्सिडरी सेल। तो सब्सिडरी सेल बच्चा ही बताएगा कि सब्सिडरी सेल कवर्स द गार्ड सेल, यानी प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन टू द गार्ड सेल, एंड इट इज, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज डायरेक्टली टच और डायरेक्टली अटैच्ड और कनेक्टेड विद द गार्ड सेल एंड आउटर एपिडर्मल सेल। सब्सिडरी सेल आउटर एपिडर्मल सेल और अंदर से गार्ड सेल को क्या करती है, कवर करती है। ओके, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो। सोचो, मतलब स्ट्रक्चर देख के पॉइंट लिखना है। तो ये टाइप के स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स होते हैं जो कि गार्ड सेल को सराउंडिंग करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात गाइस ये कि एक्सेस, जैसे कि अपना गार्ड सेल यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट को कंटेन करता है, वैसे ही एक्सेसरी सेल के प्लस आयंस, मैंने बोला था ना मिनरल से होते हैं के प्लस आयंस, पोटेशियम आयंस, इनका ये रिजर्वॉयर है, यानी इन्हें ये ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, और इसीलिए इसे हम सब्सिडरी सेल भी कहते हैं। जो कि सब्सिडरी मतलब क्या, जो सब्सिडाइज करता हो, जो किसी चीज को प्रोवाइड करता हो, तो ये के प्लस आयंस को प्रोवाइड करता है टू द गार्ड सेल, और इसीलिए हम इसे कह सकते हैं कि ये एक टाइप का सब्सिडरी सेल है। ओके, तो ये बात ध्यान रखना, यानी एक्सेसरी सेल भी कह सकते हो। ओके, चलो अब हम समझ लेते हैं कि कभी ओपन होगा अपना स्टोमेटा, कभी क्लोज होगा। तो
तो एक बात ध्यान रखना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा जो होता है ना, ये डिपेंड होता है गार्ड सेल के टर्जिडिटी के ऊपर। मतलब अगर अपना गार्ड सेल टर्गर बन गया तो सारी चीजें, मतलब वो क्या होगा, फिर अपना यहाँ पे क्लोज और ओपनिंग हो सकती है। अगर वो टर्गर नहीं है तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो एक बात पहले सुन लो अच्छे से, कभी भी याद रखना, डे टाइम में एंडोस्मोसिस होता है। क्या होता है? एंडोस्मोसिस। नाइट टाइम में याद रखना, नाइट टाइम में हमेशा एक्सोस्मोसिस होता है। ये बात दोनों याद रख लो। पहली बात अभी सुन लो अच्छे से, डे टाइम में एंडोस्मोसिस, नाइट टाइम में एक्सोस्मोसिस। ऑस्मोसिस मींस कोई चीज का अंदर बाहर जाना। अगर एंडोस्मोसिस बोल दिया मतलब बाहर से कोई चीज का अंदर आना, और एक्सोस्मोसिस मतलब क्या होता है कि बाहर, अंदर से कोई चीज को बाहर जाना। तो डे टाइम में एंडोस्मोसिस होता है, और एंडोस्मोसिस अगर डे टाइम में हो रहा है तो इसका मतलब दिन में अपने लीव्स के जो गार्ड सेल होंगे, रूट से आने वाले पानी को या कोई भी चीज को, कोई भी मटेरियल, कुछ भी, पानी ही फिलहाल आएगा, तो कोई भी चीज को ये एंडोस्मोसिस के थ्रू अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। तो जो ड्यूरिंग डे टाइम जो गार्ड सेल होते हैं, गार्ड सेल, वो क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं और टर्जिड बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? टर्जिड। यानी कि आप समझ लो, टर्जिड मतलब भरा हुआ। और इसकी वजह से इनका टर्गर प्रेशर क्या होता है? टर्गर प्रेशर एक्सर्ट होता है, मतलब टर्गर प्रेशर इंक्रीज होगा और वो एक्सर्ट होता है बहुत ज्यादा। है तो भाई किडनी शेप्ड है ऐसे, ठीक है। तो जब ये बहुत ज्यादा फूल जाएगा, याद रखो अच्छे से, जब ये बहुत ज्यादा सूज जाएगा, फूल जाएगा, टर्गर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, तो ये जो इनकी इनर लेयर होती है, जब ये टर्गर सेल फूल जाएगा तो इसकी इनर लेयर में प्रेशर स्ट्रेच पैदा करेगा, स्ट्रेच को इनकलकेट करेगा। तो ये स्ट्रेच जब यहाँ पे इनकलकेट होगा तो ये स्ट्रेच के वजह से ये हल्का सा ऐसा खिंच जाएगी, ऐसी सी हल्की सी लेयर ऐसा बाहर की तरफ हल्का सा लेयर ऐसे खिंच जाएगी, स्ट्रेच हो जाएगी, और इसकी वजह से ये अपना जो यहाँ पे ये है, ये क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। समझा? तो एक बात ध्यान रखो, डे के टाइम में एंडोस्मोसिस होता है। एंडोस्मोसिस की वजह से पानी हम अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, कोई भी मटेरियल को हम अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। कौन? हम नहीं, हमारा टर्गर, हमारा यहाँ पे गार्ड सेल ये एब्जॉर्ब करता है। और जब गार्ड सेल अंदर किसी भी मटेरियल को अंदर एब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से टर्गर प्रेशर अप्लाई करेगा ऑन द इनर वॉल, inner wall of the guard cell, और जिसके वजह से गार्ड सेल स्ट्रेच होते हैं और स्टोमेटा ओपन हो जाता है, पोर दिखने लगता है। ओके, तो ये हो गया ओपनिंग का सिस्टम। नाउ ड्यूरिंग नाइट टाइम गार्ड सेल जो होते हैं ये फ्लैक्सिड बन जाते हैं। फ्लैक्सिड मींस एकदम चूसा हुआ, मतलब उसके अंदर कुछ नहीं रहे। जैसे फुग्गे में से आप एक बार गैस निकाल दो तो कैसा बन जाता है, वैसे ही यहाँ पे फ्लैक्सिड बन जाते हैं। और जब ये फ्लैक्सिड बन जाएगा तो देखो यहाँ पे कैसा मरीला सा बना हुआ है, ठीक है। तो यही यहाँ पे ऐसे क्रिएट हो जाएगा। देखो यहाँ से पूरा का पूरा जो भी है एकदम स्ट्रेचिंग अंदर की तरफ होगी और पूरी लूजली हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे सबके सब। जो भी मतलब अंदर का जो भी इनर लेयर रहेगी वो सभी की सभी लूज हो जाएगी और स्टोमेटा को ये बंद कर देंगे, जिसकी वजह से स्टोमेटा अपना क्लोज हो जाएगा। और ये क्यों होता है? एक्सोस्मोसिस के थ्रू होता है। तो एक बात ध्यान रखो गाइस कि जब भी एक्सोस्मोसिस होगा तो अपने जो भी मटेरियल रहेंगे अपने टर्गर सेल के अंदर जो भी भरा रहेगा, तो नाइट के टाइम पे उसका एक्सोस्मोसिस हो जाता है, यानी वो बाहर निकल जाते हैं। तो जब वो बाहर निकलेंगे, बाहर कहने का मतलब ये है कि एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर हो जाएंगे, समझ रहे ना। तो जब वो एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर हो जाएंगे तो वो सेल फ्लैक्सिड बन जाएगा जिसने ट्रांसफर कर दिया। मान लो आपके सामने यहाँ पे कोई भी सेल है, मतलब कोई भी एक सेल की बात करते हो, यहाँ पे एक सेल है, ये टर्जिड है, और रात के टाइम पे एक्सोस्मोसिस करेगा तो ये दूसरे सेल में अपनी चीज भेज देगा, तो ये फ्लैक्सिड बनेगा। ऐसे ये दूसरे में भेजेगा तो ये फ्लैक्सिड बनेगा, और फ्लैक्सिड बनने की वजह से ये एकदम छोटे बन जाते हैं, स्मॉल बन जाते हैं, और इनकी बीच का जो स्टोमेटा होता है वो बंद हो जाता है। समझा अच्छे से? तो ये बात आपको समझ के रखनी है, यानी कि जो फ्लेक्सिडिटी है ये कंप्लीट हो जाती है स्टोमेटा की, और इसी वजह से स्टोमा जो अपना होता है, स्टोमा पोर या स्टोमेटल पोर या स्टोमेटा आप कह सकते हो, ये बंद हो जाता है। समझ गया अच्छे से? तो एक बात याद रखो, ओपन कब होता है? डे टाइम में। डे टाइम में क्यों? बिकॉज एंडोस्मोसिस होता है। एंडोस्मोसिस की वजह से क्या होता है? सेल टर्गिड बनता है। टर्गिड बनने की वजह से क्या होता है? जो गार्ड सेल होते हैं, गार्ड सेल का इनर लेयर पे प्रेशर क्रिएट होता है, और जिसकी वजह से इनर लेयर स्ट्रेच होती है बाहर की तरफ, और इसकी वजह से अंदर स्टोमेटा ओपन होता है। ठीक है, चलो बंद कब होता है? नाइट टाइम में। क्यों नाइट टाइम में? बिकॉज एक्सोस्मोसिस होता है। एक्सोस्मोसिस में क्या होता है? एक्सोस्मोसिस में पानी बाहर निकलता है, और जब पानी बाहर निकलेगा तो अपने गार्ड सेल क्या बन जाएंगे? फ्लैक्सिड बन जाएंगे, और फ्लैक्सिड बन जाएंगे तो पूरे स्टोमेटा को क्लोज कर देंगे। यानी कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा डिपेंड्स अपॉन द गार्ड सेल, और गार्ड सेल कभी ओपन करेगा जब वो टर्जिड रहेगा, कब बंद कर देगा? जब वो फ्लैक्सिड बन जाएगा। समझा? तो ये बात आपको समझ के रखनी है। चलो गाइस अभी एडवांटेजेस देख लेते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन और एडवांटेजेस। पहला एडवांटेजेस ये है कि ये एक्सेस ऑफ वाटर को रिमूव कर देता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू। ट्रांसपिरेशन के थ्रू
पानी ज्यादा बाहर निकल जाता है। हमने क्यों स्टोमेटा के थ्रू देखा, देखो क्यों ज्यादा 90 से 93% पानी स्टोमेटा से बाहर निकलता है, बिकॉज डायरेक्ट ओपनिंग है यार, सीधा पानी बाहर निकलता है। मतलब पत्तियों में जो पानी भरा होता है वो सीधे सन के लाइट को सीधा दिखता है और यहाँ सीधा पानी बाहर निकल जाता है, इसलिए ज्यादा मतलब होल डायरेक्टली मिल गया पानी का रिसोर्स। कुएं में से पानी आप कितना भी निकाल लोगे ना, ठीक है, बट अगर मिट्टी में से पानी निकालना है तो फिर मिट्टी को निकालो, फिर उसमें से प्योर करके पानी को निकालोगे। तो समझ रहे हो ना, डायरेक्टली गड्ढा ही डायरेक्टली खुल गया है जिसकी वजह से पानी सीधा आप निकाल सकते हो। तो एक्सेस ऑफ वाटर ट्रांसपिरेशन के थ्रू हम बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि बाकी तो पानी अपना प्लांट यूज कर लेता है जितना उसे चाहिए रहता है, बाकी 95% ही वो बाहर फेंकता है जो उसे नहीं चाहिए रहता है। ओके चलो तो आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, ये जो एब्जॉर्प्शन होता है पानी का या कोई भी चीज का, वाटर का, ये पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है, ऐसे मिनरल्स का भी सेम। असेंट ऑफ सैप में भी ये हेल्प करता है। सैप मींस क्या होता है, ट्यूब्स, और असेंट मींस ऊपर जाना, ट्यूब्स के थ्रू कोई चीज को ऊपर भेजना, यही होता है असेंट ऑफ टैप्स। हमने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर टॉपिक में पढ़ा था ये। ओके तो ये सारी चीजें हेल्प करती है इन दी फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन में भी, और इन सभी चीजों में यहाँ पे गैसियस चीजों का मतलब ट्रांसफॉर्म करने के लिए हेल्प करता है। यहाँ पे टर्जिडिटी मेंटेन होती है, क्योंकि अगर गार्ड से ज्यादा टर्गर रहेगा तो फिर मतलब ज्यादा ही टर्गर हो जाएगा तो फिर पूरा पानी बाहर निकल जाएगा, और अगर कम टर्गर है तो फिर पानी बाहर जाएगा ही नहीं, तो फिर प्लांट में ज्यादा पानी आएगा तो प्लांट का कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, दोनों चीज को टर्जिडिटी मेंटेन करना इज इंपॉर्टेंट है, मतलब पानी का लॉस करना भी इंपॉर्टेंट है और नहीं लॉस करना भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बात ध्यान रखो अच्छे से। तो इस तरीके से डिसएडवांटेजेस क्या है कि अगर मान लो एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन हो गया, ट्रांसपिरेशन मींस पानी का लॉस करना, एक्सेसिव पानी अगर लॉस हो गया तो प्लांट्स को इंजरी हो सकती है, विल्टिंग यानी सूख जाना, प्लांट सूख सकता है और प्लांट की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना है गाइस। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रांसपिरेशन इज नेसेसरी एविल। नेसेसरी एविल मतलब समझ रहे हो ना, एक देखो मतलब नेसेसरी एविल एक बहुत ही अच्छा बात है भाई, मतलब ये ऐसा क्यों लिखा है देखो इस मतलब का, नेसेसरी एविल, एविल मींस राक्षस या कोई भी गंदगी, और नेसेसरी वो जरूरी भी है, यानी कि एक ऐसी गलत चीज जिसे हमें मतलब चाहिए भी और नहीं भी चाहिए, मन कहता है कि नहीं चाहिए बट जरूरत है तो लेना ही पड़ेगा। समझ गया ना, मतलब एक ऐसी आपके सामने कंडीशन, सपोज दैट आपके सामने एक ऐसी कंडीशन आ जाए कि आपको सपोज आपको पढ़ाई करना है 12th की, क्योंकि देखो आपको किसी जगह में जाना है, ठीक है, कोई एग्जाम देनी है बट उसके लिए 12th चाहिए, आपको 12th पढ़ना नहीं, आपको सीधा ये एग्जाम देना है, तो आपके लिए नेसेसरी एविल बन गया, मतलब कि आपको पढ़ना तो जरूरी है ही, तभी आप यहाँ पहुंच पाओगे। तो इसी तरीके से कुछ यहाँ भी है कि देखो क्यों नेसेसरी एविल बोल रहा है, क्योंकि देखो अगर मान लो ट्रांसपिरेशन यानी लॉस ऑफ वाटर नहीं होगा, लॉस ऑफ वाटर नहीं होगा तो अपना जो यहाँ पे अपना फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फिर पानी का रेस्पिरेशन नहीं होगा जिससे एनर्जी नहीं मिलेगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फूड मटेरियल नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ रहे हो ना, तो ये चीजें नहीं होगी तो प्लांट मर जाएगा, और अगर ट्रांसपिरेशन होता है तो फिर ज्यादा पानी अगर चला गया तो प्लांट सूख जाएगा, इसीलिए जरूरी भी है और नेसेसरी भी है। और राक्षस एविल मींस खतरनाक यार, ठीक है, तो अपने लिए बुरा भी है और मतलब